हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज से हम सीडीपी की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट जुलाई में जो पेपर होने वाले हैं सीटेट के 2024 में, उसके लिए। तो आज से हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, ये ऑफलाइन पेपर का है ना। 2019 में जुलाई में जो ऑफलाइन पेपर हुआ था है ना, उसका पेपर है। तो इससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरह से ऑफलाइन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम सीडीपी में कितना लेकर आए, 30 आउट ऑफ 30 लेकर आए। कोशिश यही रहेगी, है ना। तो अपने मोराल को आपको हाई रखना है और उसके मुताबिक आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं कि आज कौन कौन से सीडीपी क्वेश्चन को हम देखेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर 2019 के हैं, है ना। बाल विकास, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के ये प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, यानी जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं, किस तरह सीखते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। पहला ऑप्शन बोलता है कि एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। दूसरा ऑप्शन बोलता है लर्न बाय द ऑब्जर्विंग अदर फॉलोइंग ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तीसरा बोल रहा है कैन बी conditioned to behave in a particular way to carefully control stimulus response association। and fourth option क्या बोलता है, can be taught to behave and learn in a specific manner using principle of reward and punishment। देखिए यहाँ पर क्या है कि जीन पियाजे क्या थे, एक रचनावादी थे, है ना। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, है ना। और कंस्ट्रक्टिविस्ट में किस तरह के कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। जो लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग थे ना, वो लोग क्या 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 मानते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, वो करके सीखते हैं, है ना। वह उन बच्चे क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ये किसने माना था, ये पियाजे ने माना था। इसीलिए पियाजे को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जो जीन पियाजे है उन्होंने क्या बोला था कि उनका मानना था, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, तो उनका क्या मानना था कि बच्चे जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यानी अपने नॉलेज को वो कैसे एक्सप्लोर करेंगे, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड को। ये इस तरह से बच्चे सीखते हैं। ये किसका मानना था, जीन पियाजे का मानना था। यानी ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ये जीन पियाजे का मानना था। यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी की बात की जा रही है, जो कि बेंड्यूरा ने दिया था यहाँ पे। तो ये जीन पियाजे का कथन नहीं है। अगला है क्वेश्चन में स्टिमुलस रिस्पांस की बात हो रही है। तो स्टिमुलस रिस्पांस की बात यानी एसआर बॉन्ड की बात हो रही है। तो एसआर बॉन्ड किसने दिया था, जितने भी बिहेवियरिस्ट थे यानी व्यवहारवादी थे, उस पर जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ये मानते थे कि किसी भी चीज़ को अगर हमें सीखना है तो उसके लिए स्टिमुलस और रिस्पांस का होना जरूरी है। यानी स्टिमुलस रिस्पांस का मतलब क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के बारे में किसने बताया था, थॉर्नडाइक ने बताया था। और यहाँ पे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की भी बात उन्हीं लोगों ने की थी। किन लोगों ने, व्यवहारवादियों ने। तो यहाँ पे हमको सबसे सही क्या लगा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि पियाजे क्या मानते थे कि बच्चे अपने नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। There are individual variation in a rate of motor development। motor development क्या है, it is a part of physical development, yet the sequence of motor development is a form dash to dash। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल में अलग वेरिएशन पाया जाता है, यानी चालक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास के क्रम
क्रम डैश से डैश तक होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोटर डेवलपमेंट किस तरह होता है, यानी कौन सा मोटर डेवलपमेंट पहले होता है और कौन सा मोटर डेवलपमेंट बाद में होता है। तो दो तरह के मोटर डेवलपमेंट हमने पढ़ने हैं। पहला क्या होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो ये जो है यहाँ पर जो दिया है ये डायरेक्शन है। ये जो पहला सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल है, ये डायरेक्शन है ना, किस तरह से ये इसमें जो हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था उसमें पढ़ा कि इस डायरेक्शन में हमारा डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर तो ये ऑप्शन तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, यहाँ पे कट हो गए। ठीक है, अगला बोलता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पहले होता है फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। चौथा ऑप्शन बोलता है फाइन मोटर डेवलपमेंट पहले होता है फिर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है ना। तो यानी स्थूल पहले होता है विकास, तब सूक्ष्म विकास होता है। यहाँ पर तीसरे ऑप्शन बोल रहा है, चौथे ऑप्शन पे पहले सूक्ष्म होगा फिर स्थूल होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोटर डेवलपमेंट क्या है, एक फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, और फिजिकल डेवलपमेंट वन ऑफ द डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट है। हमें 3 मेन डोमेन पर फोकस करना होता है। एक कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, एक क्या होता है, एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, और तीसरा होता है एक इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये 3 होते हैं। तो इसमें हमें फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट आता है। तो मोटर डेवलपमेंट में हमें पूछ ये रहा है कि किस तरह से होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारी बड़ी मसल यानी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का क्या है, तो जो हमारी बड़ी मसल है जैसे हमारी थाई वाला पार्ट हो गया है ना, उसके बाद हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, जैसे हमारी जो फिंगर होती है, हमारी उंगलियां होती है, वो बाद में डेवलप होती है, पहले बड़ी मसल डेवलप होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी पहले हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, पहले हमारी बड़ी मसल डेवलप होती है ना, उसके बाद हमारी छोटी मोटर यानी छोटी मोटर फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी छोटी मसलें यानी छोटे पार्ट डेवलप होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्ट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपको सिंपली इसमें बताना है कि वो कौन सा पीरियड है ना, वो कौन सा पीरियड है जो कि आपको क्या करता है, ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है ना। आपको ये मान लीजिए कि ये एडल्टहुड है, एडल्टहुड यानी आप 18 साल से ऊपर हो गए हैं, आप एडल्टहुड में हैं। ठीक है, एडल्टहुड है, और यहाँ पर आपका चाइल्डहुड आता है। ठीक है, तो चाइल्डहुड में भी बहुत सारे स्टेजेस हमने पढ़े हैं, लेकिन आपको बताना है कि वो कौन सा पीरियड है जो कि आपके चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कन्वर्ट करने में के बीच में एक ब्रिज का काम करता है ना, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो। तो वो क्या कौन सा है, किशोरा अवस्था है ना, यानी मिडिल चाइल्डहुड तो चाइल्डहुड का ही पार्ट हो गया। प्री ऑपरेशनल पीरियड जो होता है ये प्याजे की स्टेज है, सेकेंड स्टेज है ना, और इंड चाइल्डहुड यानी लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस, आपका पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो एडोलेसेंस होता है वो क्या होता है, ब्रिज का काम करता है, आपको ट्रांसफर करता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में, ट्रांसफर के चाइल्डहुड से आपको एडल्टहुड में कन्वर्ट करने के बीच में एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेज आता है जिसको टीनेज स्टेज भी हम कहते हैं, जिसको स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का भी स्टेज कहते हैं। किसने बोला था स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का स्टेज, स्टैनली हॉल ने बोला था, है ना। तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा था किसने, स्टैनली हॉल ने। तो वो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि वो कौन सा पीरियड है जो कि एडल्टहुड में आपको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो वो क्या है, किशोरा अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोलते हैं। यहाँ पे कोलबर्ग से है, अब ये कोल्सबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी उससे ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है वो पढ़ते हैं हम ना। अ चाइल्ड आर्गू दैट, है ना, हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब क्या है, मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ लाइफ, है ना, बिकॉज ही विल कैच एंड सेंड टू द जेल इफ ही डज सो। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग विच स्टेज ऑफ द मोरल अंडरस्टैंडिंग डज द चिल्ड्रन फॉल अंडरस्टैंड, यानी एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हाइंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
क्यों नहीं दवाई की चोरी करनी चाहिए? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में ये कि जो कोल्वर की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी उसमें ये बच्चा जो है वो किस स्टेज का बच्चा पाया जाएगा, यानी ये जो बच्चा बोल रहा है ये किस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, किस स्टेज के लक्षण को शो कर रहा है। तो हाइंस ने क्या दिया था, क्या दिए थे उन्होंने, 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 3 लेवल दिए थे, है ना। प्री दिया था, है ना, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल दिया था। और हर जो लेवल था उसमें 2-2 स्टेजेस थे, है ना, हर स्टेजेस में 2-2 स्टेजेस, हर लेवल में 2-2 स्टेजेस थे। यानी टोटल कितने स्टेजेस उन्होंने दिए, 6 स्टेजेस दिए और लेवल कितना था, 3 लेवल था। इस चीज को याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि लेवल कितने थे, 3 और स्टेजेस कितने थे, 6। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो बच्चा है ये किस स्टेज का है ना, यानी किस स्टेज में पाया जाएगा। क्या वो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेड है, क्या वो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है, या वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड है, या वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में है वो बच्चा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि देखिए इंस्ट्रूमेंटल पर्पस का मतलब है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम होता है। जब टिट फॉर टैट के लिए काम होता है, तुम मेरे साथ, तुमने मेरी बुक फाड़ी तो मैं भी तुम्हारी बुक को फाड़ दूंगा, तो टिट फॉर टैट वाला होता है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग जो होता है ना वो बहुत हायर लेवल का होता है। तो यहाँ पे बच्चे की सोच बस इतनी है कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, तो सोशल ऑर्डर तो होगा नहीं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको सही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं, यानी यहाँ पर लेवल फर्स्ट के बच्चे की बात हो रही है। छोटे बच्चे क्या होते हैं, जो उन्हें क्या समझ में आता है कि सही और गलत, क्या सही है वो सही करेंगे क्योंकि टीचर ने बोला है, बड़ों ने बोला है, तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए और अच्छा बच्चा बनने के लिए, ओबीडियंस शो करने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए कोई भी काम करते हैं, है ना। तो यानी दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास वाला जो आपका ऑप्शन 3 है, यही आपका सही आंसर होगा। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में बहुत ही कम % के लोग पहुंचते हैं, क्योंकि सबसे हायर ऑर्डर वाली ये स्टेज होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेव वाइगस्की रेफर टू द वर्बल डायलॉग दैट चिल्ड्रन हैव विथ themselves। देखिए लेव वाइगस्की ने 3 टाइप के स्पीच के बारे में हमें बताया था, ठीक है ना। 3 टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में किसने बताया था, लेव वाइगस्की ने बताया था। और लेव वाइगस्की कौन थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जो कि मानते थे कि बच्चे की जो लर्निंग होती है वो किस तरह से होती है, लैंग्वेज के उन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया था कि जो लर्निंग कैसे होती है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। बच्चे का डेवलपमेंट लैंग्वेज के थ्रू होता है, उसके कल्चर से होता है और सोसाइटी के साथ इंटरैक्शन करके होता है, यानी सोसाइटी के साथ, यानी सोशल इंटरैक्शन के थ्रू, यानी समाज के साथ अंतःक्रिया करके किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये कौन मानते थे, ये लेव वाइगस्की मानते थे। लेव वाइगस्की क्या थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी जिस तरह से प्याजे थे उसी तरह से लेव वाइगस्की भी थे। लेकिन प्याजे के बारे में अभी मैंने क्या बताया था, वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। वो मानते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं खुद, लेकिन अकेले। लेकिन इनका क्या मानना था कि बच्चे जो है वो ज्ञान का निर्माण ग्रुप में करते हैं, है ना, कोऑपरेशन के थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात किसने करी थी, किसने बताई थी, ये प्याजे ने बताई थी। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अहम केंद्रित वार्ता के बारे में प्याजे ने बताया था। यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है कि लेव वाइगस्की के अनुसार कौन सी स्पीच है। प्राइवेट स्पीच की बात जरूर बताई थी, किसने बताई थी, लेव वाइगस्की ने बताई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी व्यक्तिगत वार्ता के बारे में लेव वाइगस्की ने हमें बताई थी। डिसॉर्टेड स्पीच यहाँ पे नहीं होगा एंड प्रॉब्लमेटिक स्पीच यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी प्याजे ने 3 तरह की स्पीच बताई थी, सोशल स्पीच बताई थी, प्राइवेट स्पीच बताई थी। कौन कौन सी स्पीच बताई थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर प्राइवेट स्पीच के बारे में उन्होंने बताई थी। तो प्राइवेट स्पीच यानी बच्चे खुद से बातें करके अपने क्या करते हैं, अपने जो उनकी जो भाषा है, उनकी जो उनके मन में जो चल रहा है उसको गवर्न करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका
ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे व्यक्तिगत वार्ता लेव वाइगस्की के अनुसार सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग एसोसिएटिंग टॉय, आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग, हाउसहोल्ड आइटम, ऑक्यूपेशन एंड कलर विथ ए स्पेसिफिक सेक्स इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो जैसे किसी भी जेंडर से या किसी भी सेक्स से आप किसी स्पेसिफिक टॉय को जोड़ देना, जैसे कि बताना कि जो लड़कियां होती है वो डॉल्स के साथ खेलती है, बच्चे जो है वो लड़के जो है वो बॉल के साथ खेलते हैं, लड़कियां फ्रॉक पहनती हैं, लड़के इस तरह के हाउस होल्ड आइटम में लड़कियां किचन का काम करती हैं और लड़के ऑफिस जाते हैं। ऑक्यूपेशन में बता दिया गया कि नहीं, लड़कियां तो बस टीचर ही बन सकती हैं, डॉक्टर ही बन सकती हैं, और जो वो जेंट्स होते हैं, जो लड़के होते हैं वो पायलट बन सकते हैं, जितना भी मतलब इंजीनियर बन सकते हैं। तो इस तरह का जब आप स्पेसिफाई कर दो, है ना, आप इस तरह से आप किसी की चीज को आप थोप दो, है ना, जैसे खिलौना, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंध करना क्या प्रदर्शित करता है, ये क्या बता रहा है, क्यों हम इस तरह करते हैं, ये क्या है, क्या ये इस चीज को आपको बताना है। ठीक है, तो इवॉल्व जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर थ्योरी या जेंडर रिलेवेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जेंडर रूढ़िवादी की यहाँ पे बात हो रही है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब है कि ये अवधारणा बहुत समय से चली आ रही है कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं और लड़के ये काम कर सकते हैं, यानी दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है उनके कपड़ों से, उनके काम करने के तरीके से, उनके खिलौने से। तो ये क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है हमें। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम it is important to dash the experience that a child bring with her। यानी जो एलिमेंट्री क्लासरूम होती है ना, वहाँ पे चाइल्ड जो बच्चे जो आते हैं वो किस एक्सपीरियंस को लेके आते हैं, है ना। यहाँ पे बोल रहा है एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है ना, एक बच्ची जो अपने साथ अनुभव लाती है वो क्या है, उसको आपको क्या करना चाहिए। बच्चे जब क्या है ना कुछ लेकर क्लासरूम में इंटर करते हैं, है ना, तो आपको उनकी जो एक्सपीरियंस है उसको क्या करना चाहिए, उसको डिनाई कर देना चाहिए, नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए या बिल्ड डाउन कर देना चाहिए। यानी उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उन्हें अपेक्षा करना चाहिए, उन पर उपेक्षा करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उन्हें शामिल करके उन्हें संचय करना चाहिए। देखिए बच्चे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के साथ क्लासरूम में इंटर करते हैं, तो जब उनकी एक्सपीरियंस को आप बिल्ड ऑन करोगे, बिल्ड ऑन का मतलब क्या है कि उन्हें शामिल करके उन्हें संचय करोगे, उनको वैल्यू दोगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे, तो उनको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और कुछ सीखने में मजा आएगा और वो मोटिवेटेड फील करेंगे। तो कभी भी हमें किसी भी बच्चे को अस्वीकार नहीं करना है, उनकी उपेक्षा नहीं करना है, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, नहीं देना। ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन क्या है कि किसी भी बच्चे के एक्सपीरियंस को क्या करना है, आपको बिल्ड ऑन करना है, यानी उन्हें शामिल करके उन्हें संचय करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर शुड, है ना, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या है, मैक्सिमाइज कंपेरिजन अमॉन्ग कंपेरिजन अमंग्स्ट स्टूडेंट, यानी बच्चों में के बीच में जो कंपेरिजन होता है ना, विद्यार्थियों के बीच में तुलना को बढ़ा देना चाहिए। तो क्या तुलना करना सही है एक बच्चे को दूसरे बच्चे से, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत खराब है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर तो ये गलत होगा, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रमोट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द सर्टेन कल्चर, है ना, बच्चे जिस कल्चर से आ रहे हैं ना, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा, यानी किसी विशेष समुदाय वाले बच्चे को, विशेष संस्कृति वाले बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि आप एक तरफ एक्सट्रीम के साइड जा रहे हैं, किसी एक कास्ट या किसी एक कल्चर वाले बच्चे को आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, और दूसरे कास्ट दूसरे कल्चर वाले बच्चों को आप क्या कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो। तो यहाँ पर टीचर को ये भी नहीं करना है। तीसरा है इग्नोर कल्चरल डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी अमंग द डिफरेंट, आपको कल्चरल डिफरेंसेस को क्या करना है, इग्नोर करना है और
डाइवर्सिटी अमंग द स्टूडेंट, है ना। तो ये नहीं करना है। देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन तो सही लग रहा है, सेकंड लाइन तो सही है, लेकिन इग्नोर, आप किसी के कल्चर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कल्चर क्या है, वन ऑफ द रिसोर्स है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह विद्यार्थियों के बीच में सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करनी चाहिए। अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चौथा है communicate that she respect and value all culture in the classroom। हाँ, आपको क्या करना है कि आप एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के क्लास टीचर हो, और क्लासरूम में हर संस्कृति से, हर कल्चर से बच्चे आते हैं, तो सारे कल्चर को आपको इक्वल वैल्यू देना है, इक्वल रिस्पेक्ट देना है ना, सारे कल्चर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही लग रहा है कि कम्युनिकेट दैट सी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर इन अ क्लासरूम, यानी यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, यानी सभी को आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल वैल्यू, इक्वल रिस्पेक्ट देना है ना। क्योंकि क्या हमें क्या पता है कि सारे जो बच्चे हैं वो हमारे लिए बराबर हैं, सारे इक्वल है, कोई भी बड़ा, कोई भी छोटा, कोई भी ऊंच नीच की बात हमें क्लासरूम में नहीं करनी है। ये क्या कौन बोलता है, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन हमें बताता है, यानी समावेशी शिक्षा हमें इस चीज की बात को बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following construct does right to education Act 2009 advocated, यानी right to RTE की बात हो रही है, 2009 की बात हो रही है, लेकिन ये लागू कब हुई थी, 1 अप्रैल 2010 को, है ना, ये लागू हुई थी। तो RTE राइट ऑफ एजुकेशन में क्या बात की गई थी कि हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, किनको, 6 से लेके 14 साल के बच्चे को। अगर वो बच्चा डिसेबल है तो एज बढ़ के कितना हो जाएगा, 14 से 18 हो जाएगा। ये कौन बोलता है, ये RTE बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो क्या, किस चीज की वकालत करता है, यानी निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, यानी वो किसकी बात करता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, इंक्लूसिव एजुकेशन की, सेग्रीगेशन की, या मेन स्ट्रीम की। देखिए राइट टू एजुकेशन किसकी बात करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की, ठीक है, समावेशी शिक्षा की। अब ये पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब क्या है कि ऐसा स्कूल फॉर्म बनाया, सबसे पहले सेग्रीगेशन वाला था, सबसे पहले सेग्रीगेशन टाइप का एजुकेशन आया कि यहाँ पे नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, जो कि बड़े घराने से हैं, नॉर्मल है, और यहाँ पे डिसेबल बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड है, दोनों के लिए अलग अलग स्कूल। तो ये सेग्रीगेशन टाइप की स्कूल होती थी, ठीक है। उसके बाद मेन स्ट्रीम में सबको जोड़ दिया गया, और उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन आई, और उसमें क्या किया गया कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हुआ क्या कि एक ऐसा स्कूल बताया गया जहां पर नॉर्मल बच्चे भी पढ़ेंगे और स्पेशल बच्चे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई। जो भी फैसिलिटी थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, वो नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग थी, और स्पेशल बच्चों को क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। फिर इसको भी कट किया गया, सबसे पहले तो ये आया, इसको तो काट दिया गया, ये भी नहीं चला। फिर सरकार ने उसमें और रिफॉर्म लाकर इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया, जहां पर स्पेशल बच्चे पढ़ेंगे किसके साथ, नॉर्मल बच्चे के साथ, और दोनों के लिए उनके अकॉर्डिंग की, उनके लायक फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया। तो ये है कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन का, समावेशी शिक्षा का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किसकी वकालत करता है, समावेशी शिक्षा की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। Dash is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system. डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, है ना। ये किसकी फिलॉसफी है, ये किस टाइप ऑफ एजुकेशन की फिलॉसफी है। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, ये इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की क्या है,
समावेशी शिक्षा किसकी वकालत करता है कि सभी बच्चे को क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इन रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में, है ना। तो इंक्लूजन यानी यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे मेन स्ट्रीम, स्पेशल एजुकेशन और मल्टीकल्चरल एजुकेशन, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम बाई नेहा सिंह। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं और मोस्टली पूछे जा रहे हैं ना। ये थोड़े टाइम टेकिंग भी होते हैं और इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर दिखता है कि आप कितना सीडीपी के कॉन्सेप्ट, आपका सीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है, बाल विकास का जो कॉन्सेप्ट है, वो कितना हद तक क्लियर है ना। बहुत सारे टॉपिक को एक ही क्वेश्चन में दे दिया जाता है और आपको उससे रिलेट करके मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉलम ए है और कॉलम बी को मैच करना है। सबसे पहले हम देखेंगे गिफ्टेड, यानी गिफ्टेड बच्चे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या देखना है, लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजली, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि आपको गिफ्टेड बच्चे कौन होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको देखेंगे लर्निंग डिसेबल बच्चे क्या होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे डिसलेक्सिया की बात हो रही है, तो लर्निंग डिसेबल बच्चे कैसे होते हैं, लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, यानी यहाँ पर डिसलेक्सिया की बात हो रही है जहाँ पे रीडिंग डिसऑर्डर होता है, बच्चे पढ़ने और लिखने दोनों में दिक्कत आती है। ठीक है, तो दूसरे का क्या हो गया, ए, दूसरे का ए हो गया। ठीक है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चे कैसे होते हैं, वो एक जगह टिक के नहीं रखते। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, कैन थिंक ओरिजिनल, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजली, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी चौथे का क्या हो जाएगा, सी, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजली, यानी यहाँ आसानी से विचलित होने की आदत होती है। कौन से बच्चे, ADHD वाले बच्चे, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चे। यानी हमें 2 मिल गया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 2 का A और 4 का C, 2 का A और 4 का C, आपको 2 ऑप्शन अगर मिल गया तो एक बार आप चेक कर सकते हो। इस तरह भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, यानी 2 का C क्या आया था, 2 का C एंड 4 का A। देखिए इसी ऑप्शन में है, 2 का C एंड नहीं 4 का C, 4 का C है ना, 4 का C 2 ऑप्शन में है और 2 का A। आपको सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर आंसर मिल गया है ना, सेकंड ऑप्शन ही आंसर मिल गया है। लेकिन हमको और भी चेक करना है। यहाँ पे क्या था, 4 का C, तो 4 का C यहाँ पे मिल गया, लेकिन 4 का C 2 में है, तो हमें क्या मिला था, 2 का A, 2 का A इसमें है, लेकिन 2 का A इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। फिर भी हम एक बार और चेक करेंगे, क्या फर्स्ट का D होगा और थर्ड का B, है ना। चलिए देखते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली, यानी जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं बहुत जल्दी क्या करते हैं, किसी भी चीज को लर्न कर लेते हैं और अकेले क्या करते हैं, अकेले सीख लेते हैं किसी भी चीज का। तो फर्स्ट का डी तो यही हो गया। और क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या होते हैं, कैन थिंक ओरिजिनल सॉल्यूशन, क्रिएटिव चिल्ड्रन किसी भी ओरिजिनल सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, यानी सृजनात्मक वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया ना कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा होगा 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, तो
टीचर फुल्ली कंट्रोल एवरीथिंग दैट हैपन इन अ क्लासरूम इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। यहाँ पे टीचर का पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा। जब टीचर का पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा क्लासरूम में कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो टीचर बोलेगी वही करना है, तो ये क्या है, टीचर सेंट्रल अप्रोच की बात हो रही है। तो इस तरह में तो बच्चे का तो फ्रीडम कहीं है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बच्चे किस तरह से बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दे मेमोराइज फैक्ट गिवन इन अ टेक्स्ट बुक। क्या बच्चे मेमोराइज के थ्रू, रट्टाफिकेशन के थ्रू किसी भी टेक्स्ट को याद करके अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, किसी भी चीज को लर्न कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। दे कॉपी आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्या ब्लैक बोर्ड पे मैम ने क्वेश्चन आंसर लिख दिया और उसको बच्चे अपनी जो नोटबुक है उसमें उतारेंगे, है ना, कॉपी करेंगे, तो क्या उससे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। यानी यहाँ पे क्या, वे श्याम पट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, इससे भी आप नहीं सीखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटी एंड टास्क। बिल्कुल सही है कि बच्चे जितना ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, जितना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी टास्क में, वो उतना अच्छे से सीख पाएंगे, उतना ज्यादा वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हैंड ऑन एक्सपीरियंस पर हमें फोकस करना है ना, हमको रियल वर्ल्ड से बच्चों को क्या कराना है, अवगत कराना है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तभी वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन अ क्लास। चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन क्लास, यानी बच्चों को कक्षा में प्रश्न, यानी क्या, कैसे, किस तरह के, क्या करना चाहिए बच्चों को कक्षा में, किस तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। बी इनकरेज टू आस्क, बी डिस्करेज टू आस्क, नॉट टू अलाउ टू आस्क, टू बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग। बच्चे जब क्लासरूम में क्वेश्चन करते हैं तो क्या उनको इनकरेज करना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, डिस्करेज कर देना चाहिए, यानी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हमें पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, यानी उन्हें इग्नोर करना, डिस्करेज कर देना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। देखिए ये सब नेगेटिव बात है। ये जो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ये बिल्कुल नेगेटिव बात है कि बच्चों को पूछने नहीं देना है, उनको डिस्करेज कर देना है, हतोत्साहित कर देना है, उनको अनुमति नहीं देना है। देखिए बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस यानी उनमें जिज्ञासा होती है कि अलग अलग तरह के वो क्वेश्चन क्लास में अराइज करेंगे, तो क्या करना चाहिए, बच्चों को मौका देना चाहिए क्वेश्चन अराइज करने का, क्वेश्चन पूछने का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका सही होगा कि बच्चों को उनके प्रश्न पूछने का हमें क्या देना है, हमें मौका देना है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। Which of the following is not a key process through which meaningful learning occur? यहाँ पे नॉट पर आपको फोकस करना है ना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा की प्रोसेस जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग में हेल्प नहीं करता है, यानी निम्नलिखित में से एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। यानी सार्थक अधिगम में कौन सा जो पार्ट है वो हेल्प नहीं करता है, क्या ऐसा, कौन सा ऐसा इसमें जो दिया हुआ है जो कि सार्थक यानी मीनिंगफुल लर्निंग में हेल्प नहीं करती है। तो देखिए मेमोराइजेशन एंड रिकॉल है ना, पहला ऑप्शन है। क्या करना है, रटना है और उसको रिकॉल करना है। रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन। देखिए ये तो होगा, ये होगा, हमें देखना है कि जो नहीं होगा वही आपका सही आंसर होगा, है ना। तो ये तो करेगा, मीनिंगफुल लर्निंग कराएगा। जब आप एक्सप्लोर करोगे, जब इंटरैक्ट करोगे तो आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होगी, तो ये तो होगा। इंस्ट्रक्शन के थ्रू और डायरेक्शन के थ्रू ये भी होगा, ठीक है। रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, देखिए कोई भी चीज जब आपने पढ़ ली तो आप रिपीटेड प्रैक्टिस करोगे। जैसे आपने कार चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, है ना, तो जब वो आप उसको चलाते रहोगे तो आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना, प्रैक्टिस होती रहेगी। यानी यूज एंड डिसयूज की बात यहाँ पे हो रही है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिपीट करोगे तो आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होगी। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, यानी
कंठस्थीकरण एवं स्मरण से मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है। ये लर्निंग क्या होती है, बहुत छोटे समय के लिए होती है और आप जैसे जैसे टाइम जाएगा आपकी मेमोरी में से वो लर्निंग खत्म होती जाएगी, तो ये मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कराएगी और ये नहीं कराएगी। यहाँ पे नॉट पूछा है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों नहीं होंगे, यानी पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When a teacher have positive belief about a student and their ability, the student, है ना, जब टीचर को ये विश्वास रहता है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी किस तरह से सीखते हैं, विद्यार्थी में क्या चेंजेस आता है, इस तरह की बातें यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब टीचर अपने बच्चों पे विश्वास दिखाता है ना, कोई भी टीचर कि नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं ना, मोटिवेटेड होते हैं, अभिप्रेरित हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरे टीचर ने, या माँ बाप भी, अगर माँ बाप अपने बच्चों पर विश्वास दिखाएंगे कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, तो बच्चों में क्या होती है, एक अलग सी एनर्जी आ जाती है कुछ कर जाने की, कुछ कर दिखाने की। इसीलिए कभी भी बच्चे को क्या करना है, बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना है कि अरे तुमसे तो नहीं होगा। इस तरह की बातें आपको ना घर में करनी है ना क्लासरूम में करनी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, ऐसा करने से जब बच्चे, टीचर जो है जब अपने बच्चों पर विश्वास दिखाएगा, पॉजिटिव बिलीव दिखाएगा, है ना, उनकी एबिलिटी पर, तो बच्चे क्या होंगे, आर अगर एंड मोटिवेट टू लर्न। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन आपका सही लग रहा है कि सीखने के लिए वो उत्सुक एवं प्रेरित रहेंगे। फिर भी और ऑप्शन देखते हैं, बिकम रिलैक्स एंड स्टॉप पुटिंग एनी एफर्ट टू लर्न। वो क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे कि अब हमें तो कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, वो कोई एफर्ट नहीं डालेंगे, तो ऐसा नहीं है। बिकम डीमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस, नहीं, जब नेगेटिव बिलीव रहेगा तब बच्चे डीमोटिवेटेड होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव बिलीव की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। आर नॉट अफेक्टेड एनीवे, टीचर पॉजिटिव बिलीव रखे, नेगेटिव बिलीव रहे, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड हम चलते हैं। चिल्ड्रंस एरर, यानी चिल्ड्रंस बच्चों की जो गलतियां होती है वो क्या दर्शाती है, वो क्या दिखाती है। रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, बच्चे जो गलतियां करते हैं वो ये प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बिल्कुल गलत, बच्चे की गलतियां ये नहीं दिखाती हैं, ठीक है ना। शुड बी इमीडिएट करेक्टेड बाय द आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। देखिए बार बार अभ्यास करना तो सही है, लेकिन तुरंत सुधार कर देना चाहिए, कोई आपका ऑप्शन चिल्ड्रन एरर की से रिलेट नहीं कर रहा है ना। उन्होंने गलती की, तुमने गलत कर दी, चलो इसको इस तरह से सही करो, तो उससे बच्चे सीखेंगे नहीं, है ना। आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग ए गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, यानी अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देता है। बिल्कुल सही है कि बच्चे की गलतियां क्या है, एक टीचिंग लर्निंग का क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ना। यानी बच्चे की लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एरर। जब बच्चे एरर करेंगे, बच्चे जब कोई गलतियां करेंगे तभी तो आप सीख पाओगे। जब असेसमेंट फॉर लर्निंग हम करते हैं, अधिगम के लिए आकलन जब हम करते हैं, तो उसमें बच्चे की क्या करते हैं, हम बच्चे की गलतियां ही तो देखते हैं कि बच्चे ने गलती करी तो कहाँ करी, कैसे करी, क्यों करी, है ना, और उसमें सुधार लाते हैं हम। है इसीलिए तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव ये इवेल्युएशन की हम बात करते हैं, है ना। तो बच्चे की जो लर्निंग होती है, वो लर्निंग में जो एरर होता है वो इम्पोर्टेंट प्ले करता है उनकी लर्निंग को और उनकी थिंकिंग को बहुत अच्छा डेवलप करने में। तो ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही सही आंसर ऑप्शन है ना, और सही ऑप्शन भी है। आर सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट, यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट रहता तब तो सही था, लेकिन यहाँ पे आपको इनसिग्निफिकेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये ऑप्शन गलत है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही मिला हमें, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असेसमेंट यानी मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी, इसको एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है। बिल्कुल ये तो सही लग रहा है, फिर भी हम और ऑप्शन देखते हैं, ठीक है।
शुड बी डन ओनली इन अ टर्म ऑफ मार्क्स, मार्क्स के लिए होना चाहिए, तो मार्क्स के लिए तो हम नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को कुछ सिखाना है हमें, इसलिए पढ़ाते हैं। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू के फॉर्म में ही असेसमेंट होना चाहिए, बिल्कुल गलत। देखिए एमसीक्यू में आप एक पोर्शन ही बच्चे का, एक एस्पेक्ट ही बच्चे का देख सकते हैं। अगर बच्चे को देखना है कि बच्चे ने कितने हद तक अपने कॉन्सेप्ट, कितना हद तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसके लिए आपको रिटन और लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, शुड बी सेपरेटेड बाय एक्टिविटी, आप अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि असेसमेंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं। इन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर है ना। एक्टिव है और सोशल है, बिल्कुल सही, एक्टिव भी है और सोशल भी है ना, क्योंकि हम एक्टिव होके किसी भी चीज की लर्निंग करते हैं कि हमारा डेवलपमेंट होता है, और सोशल के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके भी हमारा क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। और ये इसकी बात किसने करी थी, लेविगस्की ने करी थी, जीन पियाजे ने की थी, ठीक है। पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, पैसिव मोड में आपका हो सकता है लर्निंग, बिल्कुल नहीं। द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन एंड नॉलेज, प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन एंड नॉलेज कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम क्या है, लर्निंग कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम के अनुसार लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन एंड नॉलेज है, बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ पे लर्निंग का डिफिनेशन बनाना है किसके अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अधिगम क्या है ना। चौथा ऑप्शन क्या है, ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये तो व्यवहारवादी बोलते हैं। लर्निंग का ये जो डिफिनेशन दिया है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, इसको लर्निंग, ये इसकी बात किसने करी थी, जो व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे, उन्होंने बात। हमें किसके बारे में, हमें फोकस क्या करना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले जो लोग थे, जो संरचनावादी लोग थे, जैसे हम जीन पियाजे की बात करते हैं, हम वाइगस्की की बात करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हम एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, बच्चे क्या है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने नॉलेज को मैनिपुलेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What principle does following highlight, है ना। यहाँ पे किस प्रिंसिपल के बारे में बताया जा रहा है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, और इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि ये कौन से प्रिंसिपल को बता रहा है ना। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वो महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। यानी स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड एनफ एंड फील डीमोटिवेटेड, दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इज डूइंग टास्क। यानी आपको बताया जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल है, क्या ये कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है ये स्टेटमेंट। कॉग्निशन यानी मेंटल डेवलपमेंट वाला, और इमोशनल आर नॉट, यहाँ पे बोल रहा है कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी आपका जो माइंड है और इमोशन है ना, ये दोनों आर नॉट सेपरेबल, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड। देखिए कॉग्निशन एंड इमोशन रिलेटेड होता है ना, तो ये ऑप्शन हो गया हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट सेपरेबल एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे या कॉग्निशन एंड इमोशन की ही बात हो रही है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, है ना। यानी ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, यहाँ पे हेरिडिटी एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपली हो रही है कि बच्चे अगर ये
जाने की अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो नहीं अच्छा कर पाते हैं, पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है, उनको ऐसा लगता है, तो वो धीरे धीरे डिमोटिवेटेड होते हैं और वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो ये बात क्या हो रहा है, ये रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है कि कॉग्निशन और इमोशन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से। इसीलिए तो कहते हैं कि जो डोमेन्स होते हैं ना डेवलपमेंट के, चाहे वो फिजिकल डोमेन हो, इमोशनल डेवलपमेंट, सब इंटरकनेक्टेड है और सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन आर नॉट रिलेटेड, ये तो यहाँ पे तो रिलेशन की बात हो रही है, तभी तो बच्चे की अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इफेक्ट कर रहा है, तभी तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी इफेक्ट कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नॉट सेपरेबल, यानी इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है कि हम संज्ञान और संवेग को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। ठीक है, अ टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी टीचर, एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। यानी टीचर क्या करेगी कि बच्चे क्या हो, एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बने, एक अच्छे समस्या का समाधान बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए। इसके लिए टीचर को, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है। राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल क्वेश्चन इन अ टेक्स्ट बुक, किसी भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को लिख देने से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाओगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में सभी प्रश्नों के अविविस्तृत तरीके से समाधान लिखना। गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अब आप अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं, यहाँ पे प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की तो बात सही है, लेकिन आप सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात यहाँ पे कर रहे हो कि टेक्स्ट बुक से बच्चे क्या करें, लिखना स्टार्ट करें, है ना। तो ये जो ऑप्शन है ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एम्फसाइजिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है, यहीं पर ये गलत हो गया, है ना। रोट मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन टेक्स्ट बुक, यानी पाठ पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देना है। बिल्कुल नहीं, कंठस्थीकरण आपको नहीं करना है। ठीक है, ये नेगेटिव है। अगला हम ऑप्शन देखते हैं, 3 तो नहीं होगा, चौथा भी हम एक बार पढ़ेंगे और चौथा ही होना चाहिए क्योंकि 3 नहीं है। Encourage children to make intuitive guess and to look at the multiple solution to a problem, यानी बच्चों को ये मौका देना चाहिए, बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, बच्चे को क्या है ना, बच्चे को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुभव लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी बच्चों को इनकरेज करना है ताकि वो मल्टीपल तरीके से सोच सके और मल्टीपल आंसर ला सके, यानी बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग पर आपको बल देना है और उसके लिए प्रोत्साहित करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तभी बच्चे क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 121 को नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। यूज ऑफ मैथड where learner own initiative and effort are involved in an example of, वह विधि जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल और प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है ना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, डिडक्टिव मेथड, लर्नर सेंटर मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। तो यहाँ पे बच्चे को जब फ्रीडम दिया जाता है, बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने में, बच्चे को अपनी तरीके से सीखने का, बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बच्चों को बहुत सारे मौके दिए जाते हैं, तो वो किसकी बात बोलता है, लर्नर सेंटर या चाइल्ड सेंटर, दोनों एक ही होता है, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात हो रही है, चाइल्ड सेंटर मेथड की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड क्या था, ट्रेडिशनल मेथड वही टीचर सेंट्रल मेथड की यहाँ पे बात हो रही थी। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, क्या बोलता है वो हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, यानी इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन
आपको सही लग रहा है वो आपको बताना है। यानी इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, यानी इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप बस एक तरीके से सोच सकते हो तो नहीं। इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है कि आप डाइवर्स वे में सोच सकते हो, डाइवर्स तरीके से सोच सकते हो, यानी अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, है ना। यानी डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस का मतलब है कि बुद्धि क्या है, अभिसारी है नहीं, अपसारी है, अभिसारी नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंस इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये इंटेलिजेंस का डिफिनेशन नहीं है, ये लर्निंग का डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, अकॉर्डिंग टू व्यवहारवादी लोगों का ये डिफिनेशन दिया हुआ है कि रिलेटिवली चेंज इन बिहेवियर इज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये भी नहीं होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा और सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन वो क्या देखते हैं। इंटेलिजेंस इज द हेरिडिटी ट्रेट दैट इन्वॉल्व मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। और चौथा ऑप्शन क्या है, इंटेलिजेंस इज ए मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटी नॉट इंटायरली मेजर्ड बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी यहाँ पर आपको जो 22 है उसका ऑप्शन नंबर 4 हमें सही लग रहा है। देखिए इंटेलिजेंस में याद करके, है ना, मेंटल एबिलिटी नहीं, यहाँ पे क्या है कि इंटेलिजेंस सिर्फ हेरिडिटी नहीं है, इंटेलिजेंस हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का देन है ना। अगर कोई बच्चा हेरिडिटी से बहुत इंटेलिजेंट है और उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन नहीं बन सकता है। तो दोनों जरूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ आप हेरिडिटी को नहीं बोल सकते हो, है ना। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेष है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होता है। देखिए रोल प्ले तो करता है हेरिडिटी, बट सिर्फ हेरिडिटी करता है ये आप नहीं कर सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मल्टी डायमेंशनल है ना, यानी अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि हमने क्या पढ़ी थी, गार्डनर की मल्टी डायमेंशनल थ्योरी पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था कि बच्चे अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट, तो कोई स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट होता है, कोई म्यूजिक में होता है ना, कोई डांस में होता है, अलग अलग। तो इसीलिए इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है ना। इन्वॉल्व सेवरल, यानी बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं, यानी आप पूरी तरीके से इंटेलिजेंट टेस्ट से आप इंटेलिजेंस को काउंट नहीं कर सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, यानी निम्नलिखित में से प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है, ठीक है। सोशलाइजेशन में मैंने पढ़ाया है कि 2 तरह के सोशलाइजेशन एजेंसी होती है ना, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। जैसे समाज में क्या होता है, समाज में रहेंगे तभी तो हमारा मोरल डेवलपमेंट होगा, है ना, सोसाइटी में रह के हमारा डेवलपमेंट होता है। तो बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जो कि हमारे मोरल डेवलपमेंट में काम करती हैं। तो उसमें क्या होती है, एजेंसी और एजेंट में अंतर होता है। एजेंसी क्या होती है, जैसे प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट। एक मिनट, सोशलाइजेशन में 2 तरह की एजेंसी होती है, एक प्राइमरी एजेंसी होती है और दूसरी होती है सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी में क्या होता है, आपका फैमिली आता है, ठीक है, आपका फैमिली, और फैमिली क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा जो सोशलाइजेशन में हेल्प करेगा। और सेकेंडरी में आपका स्कूल आ जाएगा, है ना, जो कि स्कूल हो जाएगा एजेंट। तो ये स्कूल है ना, स्कूल हो गया, और ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी जो एजेंसी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन रखता है, फैमिली रखती है। और स्कूल जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन रखता है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आप सेकेंडरी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, स्कूल रहता है, ठीक है, स्कूल रहेगा आपका, ठीक है, तो स्कूल रहेगा। तो आपको ये अगर प्राइमरी एजेंसी पूछेगा तो जहां कहीं भी आपको फैमिली दिख जाए आपको फट से टिक लगा देना है, तो प्राइमरी में कौन हो जाएगा, फैमिली। अगर आपसे पूछे कि सेकेंडरी एजेंसी कहाँ है तो आपको जहां कहीं भी आपको स्कूल दिख जाए आपको टिक लगा देना है स्कूल पर, है ना। तो स्कूल क्या होता है, सेकेंडरी एजेंसी होता है, और फैमिली क्या होता है, प्राइमरी एजेंसी होता है, ठीक है ना। तो ये इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना है हमें, क्वेश्चन कौन सा देखना है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट, यानी जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि क्या बताया, चिल्ड्रन थिंक इज, क्या जीन पियाजे ने बताया था उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है।
पहला है कि चिल्ड्रन थिंक इन इंफीरियर टू एडल्ट, यानी बच्चे इंफीरियर यानी बच्चे की सोच जो होती है वो निम्न होती है बड़ों से, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। चिल्ड्रन थिंक इज सुपीरियर देन एडल्ट, ये भी नहीं है। क्या बच्चे बहुत बहुत बेहतर सोचते हैं बड़ों से, ये भी नहीं है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, यानी बच्चे जो है वो अमाउंट में ज्यादा सोचते हैं एडल्ट से, ये भी गलत है। क्वांटिटेटिवली का मतलब है अमाउंट, है ना। चिल्ड्रन थिंक इज क्वालिटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, यानी ये क्वालिटिवली का मतलब है काइंड, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक तरह से और पूछा जाता है कि बच्चे जो है ना वो बड़ों की तरह ही सोचते हैं, लेकिन उनका जो सोचने का क्या होता है, काइंड और अमाउंट वाला टर्म पूछा जाता है। कभी कभी क्वांटिटिव की जगह अमाउंट दे देता है, क्वालिटिव की जगह काइंड देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे की जो थिंकिंग है ना उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो एडल्ट से अलग होती है ना। सोचते वो उतना ही है, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा एक गोला है ना, और ये जो आप सर्कल देख रहे हो ये दोनों सर्कल एक ही इसका रेडियस डायमीटर एकदम बराबर है, तो बच्चे सोचते तो इतना ही है जितना बड़े सोचते हैं एडल्ट की तरह, बस इनके सोचने का तरीका अलग होता है ना, और इनके सोचने का तरीका अलग होता है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि चिल्ड्रन थिंक इज क्वालिटिवली डिफरेंट, यानी बच्चे की सोच की क्वालिटी जरूर अलग होती है लेकिन सोचते वो उतने ही क्वांटिटी उतने ही अमाउंट में है, यानी बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको बहुत सारे सेट्स में मिल जाएंगे, तो आगे भी आएंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जेंडर इज एन, जेंडर क्या है, क्या बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन है, या साइकोलॉजिकल एंटिटी है, सोशल कंस्ट्रक्टर है, या इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है। यानी जेंडर क्या है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, या आर्थिक अवधारणा है। तो देखिए जेंडर क्या है, जेंडर इज एक सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी समाज ने जेंडर को बनाया है। अगर यहाँ पे सेक्स पूछ देता तो सेक्स क्या था, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन। अगर सेक्स रहता तो आप क्या बोलोगे, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, यानी एक सामाजिक संरचना है, क्या है, जेंडर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। Which of the following correctly identify the broad domains of the development, यानी डेवलपमेंट के कौन कौन से डोमेन है आपको बताना है ना। तो देखिए सबसे पहले फिजिकल डोमेन होता है, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन भी होता है, सोशल डोमेन भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे तो चारों होंगे तो ये तो सही होना चाहिए, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कोई डोमेन नहीं पढ़े हैं हमने आज तक, स्पिरिचुअल कोई डोमेन नहीं होता, सेल्फ कोई डोमेन नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो यही गलत हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन फिजिकल होता है, पर्सनालिटी नाम का कोई डोमेन नहीं है, स्पिरिचुअल डोमेन नहीं होता है, ठीक है। अगला है सोशल फिजिकल पर्सनालिटी, फिर यहाँ पे पर्सनालिटी आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कौन कौन से ब्रॉड डोमेन होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही होगा कि शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेदनात्मक डोमेन हमें पढ़ने हैं, तो यही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। Which of the following statement regarding children are their learning is correct, यानी लर्निंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। All children are naturally motivated to learn and are capable ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही है ऑप्शन कि सारे बच्चे क्या होते हैं, नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं, यानी सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही होगा। फिर भी हम और ऑप्शन चेक करेंगे। चिल्ड्रन मोटिवेटेड टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इन ए प्री डिटर्मिन्ड बाय हेरिडिटी ओनली। देखिए एक तरफ हमें नहीं जाना है कि बच्चे की जो लर्निंग होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है हेरिडिटी पे, ये तो होगा ही नहीं। चिल्ड्रन, अगला ऑप्शन बोलता है चिल्ड्रन सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड डिटरमाइन एंड लिमिट देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी जो चिल्ड्रन का सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वही डिटरमाइन करता है उनकी मोटिवेशन को और लर्निंग को, ये भी गलत है ना। अगला ऑप्शन चिल्ड्रन हैव टू रिवॉर्डेड एंड पनिश टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्न, यानी बच्चे को रिवॉर्ड दीजिए या पनिशमेंट दीजिए उसके थ्रू वो मोटिवेटेड होंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही होगा, यानी सभी बच्चे को सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, ठीक है।
चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन सीन एज, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन को हम किस तरह से देखते हैं? मिनिएचर एडल्ट, पैसिव इमिटेटर, एक्टिव एक्सप्लोरर या ब्लैंक स्लेट। देखिए जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कौन करते थे? हमने जॉन डिवी का नाम हमने सुना था, है ना, मारिया मॉन्टेसरी का नाम सुना था। इन लोगों ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी थी, है ना, पहल करी थी। तो उन्होंने क्या बताया था कि बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और किस तरह करते हैं? हैंड ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू, है ना, अपने हाथों से रियल वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे सक्रिय अन्वेषकों के रूप में काम करते हैं। ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं, यानी बच्चे क्या होते हैं? ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं। ब्लैंक स्लेट के बारे में किसने बोला था? आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि बच्चे जो होते हैं वो ब्लैंक स्लेट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगस्की, देखिए लेव वाइगस्की हो गया, प्याजे हो गया, कोल्बर हो गया, ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का, और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को, इन तीनों थ्योरियों को, इन तीनों जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनकी थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है ना। सोशल एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग होती है, यानी लेव वाइगस्की के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसे होती है? सोशल एक्टिविटी के थ्रू, इंडिविजुअल एक्टिविटी के थ्रू, पैसिव एक्टिविटी के थ्रू या कंडीशन एक्टिविटी के थ्रू। तो हमें क्या पता है कि लेव वाइगस्की क्या थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी एक सामाजिक गतिविधि के थ्रू बच्चों का अधिगम होता है ना। व्यक्तिगत एक्टिविटी की बात किसने करी थी? प्याजे ने करी थी। पैसिव एक्टिविटी नहीं के बारे में, पैसिव एक्टिविटी नहीं होती है, अनकंडीशनल एक्टिविटी ये व्यवहारवादियों का देन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं क्या है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड इन ए चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज? प्री ऑपरेशनल स्टेज किसकी स्टेज है? वन ऑफ द स्टेज ऑफ प्याजे। प्याजे क्या है? प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे की विशेषता करता है? ठीक है, सर्कुलर रिएक्शन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देखिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, देखिए पहला स्टेज क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल, दूसरा, तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो हमें किसके बारे में पूछ रहा है? ये सेकेंड वाले ऑप्शन का क्या पूछ रहा है? कैरेक्टर पूछ रहा है। तो देखिए जो गोल डायरेक्टर बिहेवियर बच्चे क्या करते हैं? 2 से, इसकी जो एज होती है 0 से 2 ईयर, है ना, और 2 से यहाँ पर होता है लगभग 7 साल। 7 साल से यहाँ पे कॉन्क्रीट में 11 साल, और 11 से 18 साल वाला जो एज होता है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होता है। ठीक है, 11 से 18 या 11 से 14 जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कब करते हैं? जैसे आपने गर्म दूध का पतीला रख दिया और बच्चे क्या होते हैं? क्यूरियस होते हैं, वो जाके वो पतीला को छुएंगे। जैसे ही वो छुएंगे उन्हें क्या लगेगा? उन्हें गर्म फील होगा और वो जल्दी से पतीले को हटा देंगे, है ना। डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है? डेफर्ड इमिटेशन के बारे में, ये बच्चे क्या होते हैं जब अपने माँ बाप को कुछ करते देखते हैं और जब वो माँ बाप उस टाइम नहीं रहते हैं तो माँ बाप से छिप के उस एक्टिविटी को करते हैं। जैसे कि बच्चे ने क्या करा? बच्चे ने सेविंग करते हुए अपने पापा को देखा, और जब वो पापा उसके नहीं रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे, या उन्हें कभी सेविंग किट मिलेगी तो उस सेविंग किट से वो भी अपनी सेविंग करना स्टार्ट करेंगे। यानी डेफर्ड इमिटेशन, यानी छिप कर पीछे में जाके इमिटेट करके किसी भी एक्टिविटी को करना। तो ये भी सेंसरी मोटर स्टेज का पार्ट है। ये दोनों सेंसरी मोटिव स्टेज का पार्ट है। देखिए इररिस्पेक्टिव ऑफ थॉट, यानी ये ऑप्शन आपका जो होगा ये हुई होगा आपका ऑप्शन सही, यानी 30 का ऑप्शन सही कौन सा होगा? वो विचारों की क्रमणीयता, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ थॉट कब होता है? आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें क्या होता है? बच्चे प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या हो? प्री का मतलब है पहले, ऑपरेशन का मतलब है लॉजिक, यानी लॉजिक से पहले वाली स्टेज ये मानी जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे बच्चे ना स्कूल से घर जाने का रास्ता, तो स्कूल से घर से मतलब मान लो कि इसमें क्या होता है, प्याजे ने क्या बताया था कि बच्चे को
घर से स्कूल जाने का रास्ता पता रहेगा, लेकिन अगर उससे बोला जाए कि तुम स्कूल से घर आ जाओ तो वो कहेंगे कि हमें नहीं पता है। तो इसके हम क्या बोलते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ थॉट। बच्चे उल्टा नहीं सोच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यही सही होगा, क्योंकि यही एक कैरेक्टर प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चे यहाँ पे लॉजिक का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। बाय।